everyone, I'm Aman Khan and welcome to Law by Aman. So अभी हमारा चल रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड आज का हमारा टॉपिक है जनरल डिफेंसेस. मैंने लास्ट वीडियो में द नेचर ऑफ अ टॉर्ट कंप्लीट किया है. सो लेट्स बिगिन. जब एक प्लेंटिफ का राइट वायलेट होता है जो उसका राइट वायलेट करता है दैट इज द डिफेंडेंट. वो उसे कॉम्पनसेट करता है. यस, वो उसको डैमेजेस देता है. लेकिन ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां डिफेंडेंट जो होता है वो अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है. जो रॉन्ग डूअर होता है वो कुछ डिफेंसेस ले सकता है जो कि हैं ये सारे. और उसमें सबसे पहला आता है हमारा वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया. यस, ना वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन इट इज नॉट अ रॉन्ग. बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर इंसान को पता होता है कि एक एक्ट जो वो कर रहा है उसमें उसको हार्म हो सकता है, उसको नॉलेज होती है, नोइंग दिस ही कंटिन्यूज डूइंग दैट एक्ट और उससे उसको कोई हार्म हो जाता है, तो जो डिफेंडेंट होता है वो वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस ले सकता है और लाइबिलिटी से बच सकता है. क्योंकि एक बार आप अगर अपना राइट वेव ऑफ कर देते हैं तो फिर उस राइट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते. यू कैन नॉट एन्फोर्स द राइट आफ्टर वेविंग इट ऑफ और वॉलंटरली अबैंडनिंग इट. यस, नाउ इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम समझिए हम क्रिकेट देखने जा रहे हैं, ठीक है, वहां हम इम्प्लाइड कंसेंट दे रहे हैं अपनी कि हम कोई भी हार्म इन्फ्लिक्ट करने को तैयार हैं जो एक नॉर्मल प्रूडेंट इंसान परसीव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल बैट्समैन ने शॉट मारा और बॉल आपको लग गई, तो यहाँ जो है आप अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते, आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने इम्प्लाइड अपनी कंसेंट दी है टू इन्फ्लिक्ट एनी हार्म दैट मे बी कॉज्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. यस, तो वो हार्म जो एक नॉर्मल प्रूडेंट इंसान परसीव कर सकता है, सोच सकता है कि वो हो सकता है, अगर वो हार्म आप इन्फ्लिक्ट करने को तैयार है नोइंग कि वो हार्म आपको हो जाएगा, आप अपनी फ्री कंसेंट दे रहे हैं, तो फिर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते. तो फिर जो रॉन्ग डूअर होगा जिसने आपके राइट इन्फ्रिंज किए हैं उसके पास डिफेंस होगा वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया का. इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है. डिफेंडेंट को ये प्रूफ करना है कि प्लेंटिफ को नॉलेज थी और नॉलेज होने के बावजूद उसने उस हार्म को इन्फ्लिक्ट करने की कंसेंट दी, फ्री कंसेंट. यस, तो वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया का एक केस है दैट इज पद्मावती वर्सेस दुग्गनायका. ये 1975 का केस है. डिफेंडेंट से प्लेंटिफ जो होते हैं वो लिफ्ट मांगते हैं, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को लिफ्ट दे देता है. यस, रास्ते में जीप पलट जाती है और प्लेंटिफ को चोट लग जाती है. यहाँ पे डिफेंडेंट जो था वो लाइबल नहीं हुआ. क्यों? फॉर टू रीजंस. पहला, क्योंकि इट वाज मेयर एक्सीडेंट. ठीक है, डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ किसी को नहीं पता था कि एक्सीडेंट होगा. और दूसरी चीज, इट इज वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया, दैट इज प्लेंटिफ ने उनसे लिफ्ट मांगी जो डिफेंडेंट ने दी, तो यहाँ पे डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी. इस डिफेंस को डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कंसेंट फ्री होना चाहिए विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई भी तरह के मैनिपुलेशन के बिना होनी चाहिए, तभी वो कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी. इसमें हम एक एग्जाम्पल देखें एक केस का, दैट इज बो वाटर वर्सेस राउली रेजिस कॉर्पोरेशन. ये 1944 का केस है. इस केस को हम ब्रीफ में समझे. एक फोरमैन था जिसने अपने कार ड्राइवर जो कि प्लेंटिफ था उसको अपना घोड़ा चलाने को कहा. वो घोड़ा जो दोनों की नॉलेज में बिचकने वाला घोड़ा था. यस, प्लेंटिफ ने इनिशियली प्रोटेस्ट किया लेकिन अल्टीमेटली ही गेव इन क्योंकि उसके सुपीरियर का ऑर्डर था, जो फोरमैन था उसका ऑर्डर था. तो प्लेंटिफ ने वो घोड़ा चलाया, घोड़ा बिचका और प्लेंटिफ को लग गए. यहाँ पे जो डिफेंडेंट था हमारा ये डिफेंस नहीं ले सकता वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया. क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ प्रोटेस्टेड और उसके दबाव में आके उसने घोड़ा चलाया. तो यहाँ हो जाता है कि जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए. यस, ना यहाँ से हम आते हैं हमारे दो एसेंशियल्स की तरफ. पहला है कि नॉलेज ऑफ द हार्म जो कि एक पर्टिकुलर इंसान परसीव कर सकता है, नॉर्मल प्रूडेंट इंसान की हो सकता है. और सेकंड, ये जानने के बावजूद उसने अपने ऊपर वो हार्म इन्फ्लिक्ट करने के लिए कंसेंट दी है. यस, स्मिथ वर्सेस बेकर 1891. तो जो प्लेंटिफ था वो डिफेंडेंट के अंडर काम करता था जहां पे पत्थर तोड़े जाते थे. जो पत्थर थे वो क्रेन से उठा के दूसरी जगह रखे जाते थे. यस, ये काम करने में कुछ पत्थर गिर जाते थे, आसपास गिरते थे. एक टाइम वो प्लेंटिफ के ऊपर गिर गए. यस, ना यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस नहीं ले सकता वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया का. क्यों? तो भले ही प्लेंटिफ ने अपने उस एक्ट के लिए कंसेंट दिया है लेकिन तब भी वो कंसेंट तब तक है जब तक जो डिफेंडेंट है वो नेग्लिजेंट ना हो. ये है हमारे दो एसेंशियल्स वॉलंटायर नॉन फिट इंजुरिया के. ना जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड ऑल दैट, एंड ऑल्सो जो एक्ट है वो वही एक्ट होना चाहिए जिसकी कंसेंट दी है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक विजिटर को अपने घर पे बुलाया, ठीक है, तो आप उसे ट्रेसपास के लिए सू नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सप्रेसली कहा है उस एरिया में नहीं जाने के लिए और वो चला जाता है, तो फिर आप उसको ट्रेसपास के लिए सू कर सकते हैं.
तो अगर एक डिफेंडेंट आपके घर में घुसता है और उस एरिया में चला जाता है जहां आपने मना किया था जाने को, तो यहाँ पे वो ट्रेसपास के लिए लायबल होगा और वो ये नहीं कह सकता कि आप ही ने बुलाया था और आपकी कंसेंट थी, आपने उसको अपने घर में उस पर्टिकुलर एरिया तक बुलाया था, एक्सप्रेसली कहा था उस एरिया में नहीं जाना, ना वो गया, तो वो वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर का डिफेंस नहीं ले सकता। ये चीज है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेप्शंस ऑफ वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर। या पहला है रेस्क्यू केसेस। अगर प्लेंटिफ वॉलंटरीली हार्म इन्फ्लिक्ट करता है टू रेस्क्यू सम अदर पर्सन, तो डिफेंडेंट यहाँ वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर का डिफेंस नहीं ले सकता। दिस हेन्स वर्सेस हार्वुड 1935। तो इस केस में ये हुआ था, जो डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है वो घोड़ों को अनअटेंडेड छोड़ के चला जाता है। जो बच्चे होते हैं घोड़े पे पत्थर मारते हैं और घोड़ा बिचक जाता है। बच्चों को बचाने के लिए एक पुलिस वाला इंटरवीन करता है और उसको लग जाती है। यहाँ पे जो पुलिस वाला, दैट इज प्लेंटिफ, वो डैमेजेस के लिए क्लेम करता है। तो यहाँ डिफेंडेंट डिफेंस लेता है वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर, दैट इज प्लेंटिफ जो कि पुलिसमैन था, उसने खुद आके हेल्प करी थी, वो वॉलंटरी एक्ट था। यस, डिफेंडेंट ने उनको नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पे उनको वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर का डिफेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पुलिसमैन जो था उसने रेस्क्यू करने के लिए इंटरफेयर किया था। सेकेंड इज इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट मतलब अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो बाय लॉ मना है, तब डिफेंडेंट जो है वो वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर का डिफेंस नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी एक बहुत ही धारदार चीज से खेल रहे हैं। यस, इसमें जो बी है वो ए को गहरा कट मार देता है। यस, तो यहाँ बी वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर का डिफेंस नहीं ले सकता क्योंकि वो दोनों ही अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं। थर्ड इज नेग्लिजेंस। मतलब अगर वो एक्ट जो है वो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तब डिफेंडेंट वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर का डिफेंस नहीं ले सकता। इसमें केस है 1956 का केस, दैट इज स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड। तो इस केस में जो डिफेंडेंट था वो एक नैरो टनल में एक रेलवे ट्रैक था वो ओन करता था। ठीक है, तो ये जानकारी थी कि वहां से लोगों का आना जाना था। यस, तो ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि जब उस टनल से निकले तो विसिल करे और अपनी स्पीड धीरे करें। तो प्लेंटिफ जब वहां से निकल रही थी तो ड्राइवर ने इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना डिफेंडेंट के, और प्लेंटिफ को लग गई। हाँ, तो यहाँ पे डिफेंडेंट वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर का डिफेंस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ड्राइवर ने वो दोनों ही जो रिक्विजिट्स थे वो नहीं माने, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ को लगी। तो ये था फर्स्ट जनरल डिफेंस, दैट इज वॉलंटाइर नॉन फिट इंजूरियर। सेकंड इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अगर जो प्लेंटिफ को डैमेज कॉज हुआ है वो प्लेंटिफ की ही गलती की वजह से हुआ है, तो डिफेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं होगा। बट ये डाउटफुल है कि जो डिफेंडेंट है वो अपनी लाइबिलिटी से छूट सकता है क्या, जस्ट फॉर द रीजन कि जो प्लेंटिफ है वो भी उस टाइम एक रॉन्गफुल एक्ट कर रहा था और डिफेंडेंट भी। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक, इस केस में जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के घर पे ट्रेसपास करता है। यस, तो डिफेंडेंट की जो स्प्रिंग गन होती है उससे प्लेंटिफ को लग जाती है। यहाँ पे प्लेंटिफ को कॉम्पेंसेशन मिलता है क्योंकि डिफेंडेंट ने विदाउट नोटिस अपने गार्डन में स्प्रिंग गन लगाई थी, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को लग गई थी। ऑल्दो गलती प्लेंटिफ की थी कि उसने ट्रेसपास किया था डिफेंडेंट के प्रेमाइसेस पे। थर्ड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। वो एक्सीडेंट्स या वो इंजरीज जो प्लेंटिफ को हुई है एक डिफेंडेंट के रीजनेबल केयर के बावजूद भी, तो वो इंजरीज जो एक नॉर्मल प्रूडेंट इंसान फोर्सी नहीं कर सकता आर इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। इट डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इनएविटेबल, लेकिन वो एक्सीडेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर रीजनेबल प्रूडेंट मैन हर तरह से केयरफुल होने के बावजूद भी अवॉइड नहीं कर पाया। तो एक डिफेंडेंट के पास ये अच्छा डिफेंस होता है कि केयरफुल होने के बावजूद और कोई भी इंटेंशन ना होने के बावजूद भी वो प्लेंटिफ को नहीं बचा पाया, एंड दैट ही कुड नॉट अवॉइड दैट एक्सीडेंट बाय टेकिंग रीजनेबल केयर ऑल्सो। इसका केस है, इसे स्टैनली वर्सेस पावल, ये 1891 का केस है जिसमें दो लोग शूटिंग के लिए जाते हैं और डिफेंडेंट की गोली, ऑल्दो गन जो है वो प्लेंटिफ की तरफ पॉइंट नहीं करता डिफेंडेंट, लेकिन तब भी वो एक ट्री से ग्लैंस ऑफ होकर प्लेंटिफ को लग जाती है। यहाँ पे डिफेंडेंट जो था उसको डिफेंस मिलता है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। फोर्थ इज एक्ट ऑफ गॉड। नाउ एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या डिफरेंस है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट में जो एक ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है, यस, बट एक्ट ऑफ गॉड में नेचुरल फोर्स रहती है। दैट इज ज्यादा फ्लड्स आ गए या जंगल में आग लग गई, उस वजह से किसी का घर जल गया, नुकसान हो गया, कैलामिटीज होती है जिसमें नेचर का हाथ होता है, दोज ऑल थिंग्स कम्स अंडर एक्ट ऑफ गॉड। यस, तो इसके लिए दो चीजें जरूरी होती है। पहला है वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, और दूसरा ये जो अकरेंस हुई है या बारिश हुई है या स्टॉर्म आया है वो आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कि एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था। इसमें हम देखें 1876 का केस निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का।
इस केस में जो डिफेंडेंट था उसने अपने ही प्रेमाइसेस में आर्टिफिशियल लेक बनाए थे। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुई, वो रेनफॉल जो एंटिसिपेट कोई नहीं कर सकता था और पहले सालों से ज़्यादा रेनफॉल हुई, तो उसके जो आर्टिफिशियल लेक का जो पानी था वो बहा और प्लेंटिफ का नुकसान हो गया। यस, तो यहाँ पे डिफेंडेंट को डिफेंस मिला एक्ट ऑफ गॉड का, क्योंकि वो जो रेनफॉल थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। फिफ्थ इज प्राइवेट डिफेंस, दैट इज अगर एक पर्टिकुलर इंसान आप पे चार्ज कर रहा है तो अपने डिफेंस में आप वो एक्ट कर सकते हैं जो कि रीजनेबल हो, रीजनेबल इनफ टू सेव योर सेल्फ। यस, लेकिन आपका जो फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं टू सेव योर सेल्फ वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए जो जरूरी नहीं था। यस, सो इट शुड बी रीजनेबल इनफ जो आपको और आपकी प्रॉपर्टी को बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को मैं देख रही हूँ वो ट्रेसपास करके मेरे घर में आ रहा है ना, मैं उसको शूट कर देती हूँ, ये रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल क्या होता कि अगर मैं उसको चिल्ला के ही बोल देती या मैं उसको धमकी देती वो रीजनेबल होता, बट स्ट्रेट ऑफ अगर शूट कर दिया मैंने उसे और उसे नुकसान हो गया तो यहाँ मैं प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस नहीं ले सकता। यहाँ हम केस देखें कॉलिन वर्सेस रेनेसन का। इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो डिफेंडेंट की वॉल पे कील ठोकता है। यस, जब वो लेडर पे होता है जो डिफेंडेंट होता है उसकी लेडर गिरा देता है और प्लेंटिफ को लग जाती है। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस नहीं लेने दिया, क्योंकि जो उसका फोर्स था वो रीजनेबल नहीं था। सिक्स्थ इज मिस्टेक। नाउ लॉ ऑफ टॉट में ना ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है ना ही मिस्टेक ऑफ लॉ माना जाता है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। यस, अगर जो डिफेंडेंट है वो ये प्रूव कर दे कि इट वॉज अ जेन्युइन मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टली एक चीज को बिलीव करना भी डिफेंस हो सकता है। इसमें हम देख सकते हैं डेरी वर्सेस पीक का केस, जिसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे दे हेल्ड कि जो डिफेंडेंट है उसको फ्रॉड के लिए लाइबल नहीं कर सकते बिकॉज दे ऑनेस्टली बिलीव्ड इन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय देम। सेवेंथ इज नेसेसिटी। अगर एक एक्ट करा गया है दूसरे बड़े एक्ट को बचाने के लिए, अगर एक हार्म करा गया है दूसरे बड़े हार्म से बचने के लिए, तो ये भी एक अच्छा डिफेंस है। तो अगर डिफेंडेंट के एक एक्ट से किसी को डैमेज हुआ भी है, लेकिन अगर डिफेंडेंट ये प्रूव करने में कामयाब हो गया कि वो एक्ट उसने एक बड़े हार्म से बचने के लिए किया था, तो ये डिफेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शिप का जो ओनर है वो अपनी शिप से ऑर्डर देता है चीजें फेंकने के लिए टू लाइटन द वेट ऑफ शिप ताकि लोगों की जान बच सके, ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, क्योंकि वो एक ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहा था, ग्रेटर हार्म बचाने के लिए उसने एक छोटा हार्म करा ताकि वो ग्रेटर हार्म से बच जाए ना। इसमें हम दो केस देखते हैं। पहला है कोप वर्सेस शार्प, जिसमें जो डिफेंडेंट था वो एक प्लेंटिफ के घर में घुसा उसके एडजॉइनिंग लैंड के ऊपर की आग बुझाने की, आग को बुझाने के लिए उसने ट्रेसपास किया था। तो इन दिस केस डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल। लेकिन अब हम केस देखें कार्टर वर्सेस थॉमस का, जिसमें डिफेंडेंट जो था उसने ट्रेसपास किया आग बुझाने के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर आग पे ऑलरेडी फायरमैन काम कर रहे थे, तो दैट डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल। तो इन दो केसेस से समझ में आता है कि कब एक डिफेंडेंट को नेसेसिटी का डिफेंस मिल सकता है। और द एट एंड द लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब डिफेंडेंट के पास अगर एक स्टैट्यूट की तरफ से ऑर्डर है, अथॉरिटी है टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, तो इस डिफेंस को लेकर अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है। तो अगर एक पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए एक डिफेंडेंट के पास अथॉरिटी बाय अ लेजिस्लेचर, तो वो एक्ट के लिए जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होगा, भले ही प्लेंटिफ को उस एक्ट से डैमेजेस हुए हैं और भले ही वो एक्ट अदरवाइज अगर डिफेंडेंट करता तो टॉट हो, बट राइट नाउ व्हेन ही इज ऑथराइज्ड टू डू इट बाय अ पर्टिकुलर लेजिस्लेचर, तो उस एक्ट के लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल है 1860 का केस, दैट इज वॉन वर्सेस स्टाफ रेल कंपनी। तो रिस्पोंडेंट की ऑथराइज रेलवे कंपनी थी, जो जब ट्रेन ट्रैक्स पे चल रही थी उसकी उस स्पार्क की वजह से जो अपीलेंट था उसकी लकड़ियों में आग लग गई। यस, तो इस केस में जो रिस्पोंडेंट था उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस मिला। It was held that since the respondent had taken proper care to prevent the emission of spark and they were doing nothing more than what the statute had authorized them to do, they were not liable. एक और हम केस देखते हैं 1870 का, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का केस। इसमें जो हमारे डिफेंडेंट होता है रेलवे कंपनी, उनके सर्वेंट नेग्लिजेंटली ट्रैक के पास की घास होती है उसे ट्रिम नहीं करते, तो स्पार्क की वजह से जो आग लगती है वो उड़ के हैवी विंड्स की वजह से वो आग उड़ के 200 यार्ड दूर जो प्लेंटिफ का कॉटेज होता है उसमें लग जाती है और प्लेंटिफ का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे डिफेंडेंट जो होता है उसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके जो वर्कर्स थे जो उसके अंडर काम कर रहे थे वो नेग्लिजेंट थे। सो सिंस इट वाज द केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे कंपनी, दे वर हेल्ड लायबल। तो ये थे 8 जनरल डिफेंसेस विद केस लॉज एंड एग्जांपल्स। नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड लक, बाय।